अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 11 है। केपीके मैथमेटिक्स का जो बुक है, केपीके बोर्ड केपीके बोर्ड के मैथमेटिक्स का जो बुक है उसका चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 3 स्केलर्स और वेक्टर्स के मुतालिक था। लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर लेक्चर नंबर 11 में हमने एक थ्योरम्स में से एक थ्योरम को प्रूव करना है। वो थ्योरम वो है, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड थोड़ा सा डेवलप करना है और फिगर उसका ये है। इस थ्योरम का ये फिगर है। इस थ्योरम को प्रूव करेंगे इस फिगर से। गिवन रिक्वायर्ड क्या है थ्योरम है वो भी बताऊंगा डिटेल से, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन का फार्मूला को देखते हैं। सेक्शन फार्मूला किस चीज को कहते हैं? बेसिकली ये थ्योरम सेक्शन फार्मूला ही है। सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब है? सेक्शन फार्मूला हेल्प्स in determining the coordinates of a point that divides a line segment joining two points in a given ratio either internally or externally। मैं इन जुमलों को मैंने लिखी इसलिए है ताकि आप नोट्स भी बना सकें। इन जुमलों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ए बी दो पॉइंट्स है हमारे पास और ए से बी की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वेक्टर वेक्टर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो ए बी वेक्टर बनती है। अब मैं अगर लिख दूं कि ए बी में कोई ऐसा पॉइंट है, अब सी मैंने इधर लिखा है, सी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिगर को क्लियर बनाने के लिए मैंने सी इधर लिया है। अगर सी सी हमारे पास इधर है या इधर है, जहां पे भी है, लेकिन सी क्या करता है, इस ए बी वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। रेशो फार्मूला हमने पढ़ा भी था, दो सेक्शन में डिवाइड करता है। उसमें हमने क्या करना था, इस ओ सी वेक्टर को हमने रेशो फार्मूला की मदद से फाइंड किया था। हमने कहा था कि अगर ए बी दो पॉइंट्स है किसी प्लेन में, ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है जो ए को रिप्रेजेंट करता है, ओ बी दूसरा पोजीशन वेक्टर है जो बी को रिप्रेजेंट करता है, सी अगर एक पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट पे जो दो रेशो में, जो फॉर एग्जांपल इसको m1 कह दूं, इसको m2 कह दूं, m1 m2 रेशो में इस पॉइंट सी ने इस ए बी लाइन सेगमेंट को या वेक्टर को डिवाइड किया है, तो फिर जो सी वेक्टर हमारे पास आया था वो क्या था? वो यहाँ पे जो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था क्यू से, क्यू बी और इधर बी पॉइंट लिया था। अब अगर मैं इधर m1 लिख दूं तो मैं कैसे लिखूंगा इस सी वेक्टर के लिए फार्मूला? m1 मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास रेशो फार्मूला था। रेशो फार्मूला की मदद से हम क्या कर रहे थे, वेक्टर, वो वेक्टर फाइंड कर रहे थे जिस वेक्टर के टिप ने या टर्मिनल पॉइंट ने एक वेक्टर को, वेक्टर जो था वो ए बी वेक्टर था, प्लेन में किसी वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। तो उसी से जो वेक्टर बनना था सी वेक्टर था, उसको हमने डिराइव किया था रेशो फार्मूले की मदद से। अब हमने इस वेक्टर को नहीं निकालना, इस वेक्टर की हेल्प से हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस सी के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इस सी के, इसको क्या कहते हैं? सेक्शन फार्मूला कहते हैं। अब सेक्शन फार्मूला हमें ये मदद देता है, क्या मदद देता है कि हमें सी कोऑर्डिनेट्स के सी पॉइंट के ओ सी जो वेक्टर है, ओ सी जो वेक्टर है, उस वेक्टर को हमने सी का नाम दिया है सी वेक्टर। इस सी वेक्टर का जो टिप है, टर्मिनल पॉइंट है, इस सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले। इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने सेक्शन फार्मूला कहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हमारा मकसद है यहाँ पे। अब अगर देख ले, मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये जो सी पॉइंट है, ये अगर यहां से मैं वेक्टर ड्रॉ कर लूं इस सी की तरफ, तो ए बी को ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर कोई बाहर से एक वेक्टर आ रहा है, वो इस सी पॉइंट पे ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए बी को दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है। वो m1 लिखूंगा या m2 लिखूंगा थ्योरम प्रूव करने के दौरान, तो उस वक्त मैं m1 इधर क्यों लिखूंगा, m2 इधर क्यों लिखूंगा, वो बात की बातें हैं, उसको बाद में एक्सप्लेन कर दे। थोड़ा सा आइडिया बनाता हूं मैं पहले, ताकि आप लोगों का वो जो हक का है वो बन जाए। अब इंटरनल डिवीजन क्या है?
अगर एक पॉइंट है हमारे पास सी स्पेस में, इसका मतलब है 3 कोऑर्डिनेट्स है सी के, तो ये पॉइंट क्या है, स्पेस में कोई पॉइंट है। एक पॉइंट है सी स्पेस में जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, जो डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन होता है दो पॉइंट से ए और बी से इंटरनली, किस रेशो में वो डिवाइड करता है, ये सी पॉइंट ए बी पॉइंट्स, जो पहले मैं इस तरह एक्सप्लेन कर लूं, ए बी दो पॉइंट्स है, ए बी दो पॉइंट्स है प्लेन में, सी एक और पॉइंट है, ये सी क्या करता है, ए बी वाले जो पॉइंट्स थे उनको हमने ज्वाइन किया है, उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन किस रेशो में, m1 रेशो m2, m1 रेशो m2, मतलब दो पार्ट्स में, इसको मैं m1 कहूंगा, इसको m2 कहूंगा, इसको m1 कहूंगा, क्यों क्यों उसको m1 कहूंगा, सी ए वाला जो ए सी वाला वेक्टर है, ए सी वेक्टर को क्यों मैं m1 कहूंगा, इसलिए m1 कहूंगा क्योंकि जो ए पॉइंट है वो हमने पहला पॉइंट लिया है, जब वेक्टर स्टार्ट यहां से होता है, यहां पे खत्म होता है, तो ये जो पहला पार्ट है इसको मैं m1 कहूंगा और दूसरे को क्या कहूंगा, m2 कहूंगा। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फिर सी के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई ये है और जेड ये है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, इन्हीं को मैंने फाइंड करना है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई को और जेड को, जो सी के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट सी का स्पेस में एक्स कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट सी का स्पेस में वाई कोऑर्डिनेट ये है और पॉइंट सी का स्पेस में जेड कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास। ये 3 कोऑर्डिनेट्स है किस पॉइंट की, सी पॉइंट की। सी कौन सा पॉइंट है, जो ए बी लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे डिवाइड करता है किसी रेशो में, m1 m2 रेशो, ये इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी दो बनते हैं, या तो ये दो इक्वल होगी तो फिर ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट का, अगर ये दो पार्ट्स इक्वल ना हो तो फिर क्या है, फिर तो मिड पॉइंट नहीं बनता सी ना, फिर मिड पॉइंट नहीं है। अब दूसरा वो एक्सटर्नल डिवीजन वाला, ये इससे एमसीक्यूज आते हैं लेकिन बुक में ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला नहीं है, हमने प्रूव भी इंटरनल वाला करना है, लेकिन एक्सटर्नल की वो जो बात है वो मैं यहां पे क्लियर करता हूं आपके लिए। अगर पॉइंट सी एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है ए और बी को एक्सटर्नली, किस रेशो में, m1 रेशो m2, फिर मैं इसको m1 कहूंगा, इसको m2, क्यों, क्योंकि ए मैंने पहला पॉइंट लिया है और बी मैंने दूसरा पॉइंट लिया है प्लेन में, इसलिए इस पार्ट को मैं m1 कहूंगा, इसको मैं m2 कहूंगा। एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो फिर जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो ये बनते हैं। अब डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स में और उन कोऑर्डिनेट्स में क्या है, जब ए ओ सी सी वाला जो वेक्टर था, सी वेक्टर, ओ सी सी वाला जो पोजीशन वेक्टर था, ओ सी पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने सी का कहा था, सी वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स ये बने थे जब इंटरनली हमने ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी पे डिवाइड किया था, पॉइंट सी पे दो पार्ट्स पे ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था। अब अगर एक्सटर्नली मैं डिवाइड करना चाहूं इस सी पॉइंट पे इस ए बी लाइन सेगमेंट को, तो मेरे पास ये पेयर बनेंगे, जब इनका कंसेप्ट आ जाए तो वो फिर आसान है, उसको मैं बाद में थ्योरम की प्रूफ करने के बाद वो कोऑर्डिनेट्स में प्रूव कर लूं, उसके बाद इधर आऊंगा, आपको एक ट्रिक भी बताता हूं कि इससे ये कैसे बने हैं और क्यों बने हैं इस तरह। बाकी तो सेम है, m1 x2 m1 x2 m2 x1 m2 x1, इधर माइनस है और इधर प्लस है, बाकी सारे 3 कोऑर्डिनेट्स में ऐसा ही है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए एक पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है, कहां पे, एनी 2 पॉइंट्स इन स्पेस, ए पॉइंट ये है, बी ये है, इसकी भी 3 कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1 z1, इसकी भी 3 कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 z2, एनी 2 पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस में कोई 2 पॉइंट्स है ये, लेकिन मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर ली है, ये x एक्सिस है, ये y है, इसको मैंने z का कहा है, ये z जो एक्सिस है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन 3D हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस तरह लिखा है z एक्सिस को। अब 2 पॉइंट्स है a और b स्पेस में, आगे क्या बताता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है जो डिवाइड करता है सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो पे, m1 रेशो m2 में, m1 रेशो m2 में ये क्या करता है, सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब मैं m1 किसको कहूंगा, m2 किसको कहूंगा, ये मेरे पास क्या है, m1 है,
ये M1 क्यों है और ये M2 क्यों है। जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पहला पॉइंट लिया है, लेटर से पता चल रहा है जो ए पॉइंट है वो ए लेटर फर्स्ट यूज होता है अल्फाबेट्स में और बी बाद में, सी मैंने तीसरा पॉइंट लिया है कोई इन दोनों के बाद की, जब ये वेक्टर बना है उसके बाद मैंने सी लिया है। सी ने इस वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट बना है जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, ए बी वेक्टर स्टार्ट यहां से हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पार्ट M1 है और दूसरा मेरे पास क्या बना, M2 बना। अब क्या कह रहा है कि अगर ए बी दो पॉइंट्स है प्लेन में स्पेस में, फिर उसके जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ये और ये और ये कोऑर्डिनेट्स है, तीन कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, तीन कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इसके। तो किस रेशो पे वो लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है, जब सी पॉइंट इंटरनली उसको कट करता है ए बी लाइन सेगमेंट को, तो इस रेशो पे डिवाइड करता है। अब मैंने क्या करना है, पहला मैंने लिखना है वो जुमले आप लिख ले। पहले मैं ये लिखूंगा, मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि फिर वो टाइम लगता है, पहले से मैंने ये ज्योमेट्री ड्रॉ की। आप लिख को ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए इधर कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, स्टेटमेंट्स लिखने हैं। स्टेटमेंट्स क्या है, पहले आप लिख लो ए बी दो पॉइंट्स थे हमारे पास, लिख लो कि ए बी आर टू पॉइंट्स इन द स्पेस in 3D system. I joined O to A and O to B, where OB is equal to B vector and OA is equal to A vector. इसके बाद क्या लिखना है, and then I joined O to point C, where C is any point on the vector AB. ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट है सी और मैंने ओ को सी से ज्वाइन किया है, जो सी वेक्टर बना है वो हमारे पास क्या है। अब सी वेक्टर हमने फाइंड किया था कहां पे, रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला हमें याद है, हमने क्या कहा था रेशो फार्मूला में, जो सी वेक्टर थी M1 को बी से मल्टीप्लाइड कर ले, M2 को ए से मल्टीप्लाइड कर ले, इस रेशो के एडिशन पे डिवाइड कर ले, ये हमारे पास क्या बना था, रेशो फार्मूला बना था। इसको हमने रेशो फार्मूला कहा था। इधर मैं लिखता हूं रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला कैसे था, M1 बी सी वेक्टर के लिए M1 बी वेक्टर प्लस M2 ए वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हमारे पास रेशो फार्मूला था। अब आपने क्या लिखना है, जब O को C से ज्वाइन करते हैं तो जो C बनता है बाय रेशो फार्मूला दिस वेक्टर। तो अभी मैं लिखूंगा, बाकी स्टेटमेंट आपने लिखने हैं, जो काम की स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट से मैंने ये कोऑर्डिनेट्स डिराइव करने हैं C पॉइंट के, वो C वेक्टर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रूफ में बाय रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला की मदद से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बस रेशो फार्मूला के लिए आपने पिछला एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 या 7 में से देखना है। एक लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है रेशो फार्मूला को। बाय रेशो फार्मूला तो हम लिख सकते हैं, रेशो फार्मूला हमारे पास क्या है, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, M1 बी वेक्टर प्लस M2 ए वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये दो वेक्टर्स थे ए बी और सी वेक्टर को हमने फाइंड किया था रेशो फार्मूला के तहत इस तरह सी को फाइंड किया था रेशो फार्मूला से हमने फाइंड किया था इसको। तो अब इसको यूज करते हैं क्योंकि बी वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी है। बी वेक्टर किधर है, आप सोच रहे होंगे बी वेक्टर किधर है, हमारे पास तो पॉइंट है बी। जब बी पॉइंट है तो जो ओ सी बी का वेक्टर है, ओ सी बी का जो वेक्टर बनता है मेरे पास वो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हमारे पास बी वेक्टर है जो किस ओ बी है, जो किसकी इक्वल है, बी वेक्टर की। मैं इधर लिखूंगा, इधर मैं लिखता हूं एज, हमें पता है किसका, ओ ए पोजीशन वेक्टर का, जो किसकी इक्वल है, ए के पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है ए पॉइंट के, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और दूसरा हमारे पास क्या है, बी ओ बी वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस
Z2 K कैप, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये बी भी गिवन है, ए भी गिवन है, लेकिन M1 M2 तो हमारे पास रेशो है, इस रेशो में वो डिवाइड हो गया है ई बी वेक्टर को, किसने डिवाइड किया है, सी पॉइंट ने। अब बी भी गिवन है, ए भी गिवन है, इधर तो मैं यूज कर सकता हूं M1 M2, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इधर रेशो में गिवन है। अब सी को क्या लिखूं मैं, एंड सी को मैं लिख सकता हूं क्या, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड करने हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस ही के तो कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड करने हैं सी वेक्टर के। ये सी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये ओ सी पोजीशन वेक्टर है, ओ सी पोजीशन वेक्टर है, सी वेक्टर है, किसके पॉइंट्स है, ये पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कहां पे, जो यहां पे सी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, यही मैंने फाइंड करने हैं, इस सी का ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, ये जेड है। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अब मैं इसको यूज करता हूं, इस रेशियो फार्मूला की मदद से मैं इसको फाइंड करता हूं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यूजिंग ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इन दिस इक्वेशन, यूजिंग ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इन 1 वी गेट, हमारे पास क्या हासिल होता है जब मैं इन तीनों वेक्टर्स को इस स्टेटमेंट में यूज करता हूं, इस रेशियो फार्मूला। तो मेरे पास जो वेक्टर्स बनते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, अब M1 मेरे पास है, इधर मैं इसको लिखता हूं, ये कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, या 2:3 में डिवाइड हो गया है, या इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 है, या 1 है, या 2 है, पॉसिबिलिटी है, आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैंने जनरली M1 और M2 लिया है। तो M1 को मैंने M1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, B से। B क्या है, x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और प्लस M2 पहला बी वेक्टर का ये। अब ए वेक्टर को मैंने इधर लिखना है, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डिवाइडेड बाय M1 M2, डिवीजन में हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2 है। अब इस M1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, M2 को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू M1 x2 आई कैप प्लस M1 y2 j कैप प्लस M1 z2 k कैप प्लस, बीच में प्लस में दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाए सारे, प्लस। अब M2 को इन तीनों के साथ, इन तीन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, M2 x1 I कैप प्लस M2 y1 j कैप M2 z1 k कैप डिवाइडेड बाय क्या है, M1 प्लस M2 है हमारे पास, M2 है। अब जिनका यूनिट वेक्टर सेम है, I कैप J कैप K कैप, इनको ऐड करते हैं, सेम टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स जिसको कहते हैं हम। तो मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहां पे M1 x2 M2 x1, M1 x2 प्लस M2 x1 आई कैप एक ले ले क्योंकि कॉमन है दोनों में से, प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 j कैप एक लिखते हैं, इधर M1 प्लस Z2 M1 Z2 प्लस M2 Z1 k कैप डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब अगर देखा जाए इधर, ये इस पे भी डिवाइड है, इस पे भी डिवाइड है, इस पे भी डिवाइड, तो मैं दूसरा स्टेप लिखने की बजाय इस तरह लिख सकता हूं ना, इस तरह मैं लिख सकता हूं M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है और हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं
किस तरह, अगर अगर इस पे बी डिवाइड हो, इन सारे टर्म्स पे डिवाइड है, तो मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा है, तो इस ये होल डिवीजन है, इस पे इस पूरे एक्सप्रेशन पे ये डिवाइड है, तो मैं इस पे बी इसको डिवाइड कर सकता हूं, इस पे बी डिवाइड कर सकता हूं, इस पे बी डिवाइड कर सकता हूं। इस एक्सप्रेशन की क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन बने हैं। अब इनको मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आएगी, एक फ्रैक्शन बनेगा। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, जब फ्रैक्शंस को कंबाइन करने से एक फ्रैक्शन बनता हो, क्या कहते हैं उस प्रोसीजर को, जब इस तरह तीन फ्रैक्शन हमारे पास हो, उनसे एक फ्रैक्शन बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। जब एक फ्रैक्शन से बाकी फ्रैक्शंस बनाने हो, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन बनाने हो, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसीजर कहते हैं। तो वो तो 10 में भी हमने पढ़ा था और सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का एक मेथड भी है, उसमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वाले जो फिनोमिनास है वो अप्लाई कर लेंगे। अब इधर देख ले, अब अगर इधर देखा जाए, आई कैप इधर भी है और इधर भी है, जे कैप इधर भी है इधर भी है, के कैप इधर भी है इधर भी है। अगर मैं कंपेयरिंग का वर्ड लिख दूं, इसे अंदाजा होता है कि ये यूनिट वेक्टर सेम है, तो मैं इसको इसकी इक्वल ले सकता हूं, जे इसकी इक्वल है इस जे की, तो y को इसकी इक्वल लिख सकता हूं, और k z जो है z को इसकी इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर सेम है इन कंपोनेंट्स के, यूनिट वेक्टर सेम है। जब यूनिट वेक्टर सेम हो तो मैं लिख सकता हूं ऑन कंपेयरिंग वी गेट, जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर क्या हासिल करते हैं हम, x कंपोनेंट को हम, ये आई कैप है हमारे पास और ये भी आई कैप है, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, x को किसकी इक्वल लिख सकता हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा हमारे पास y, इसको कैसे लिख सकता हूं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा z को कैसे लिख सकता हूं, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये तीनों हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स है, किस पॉइंट के, सी पॉइंट के। सी किधर है, ये है जो ए बी को डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में। अब ये इंटरनल डिवीजन की बात थी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजल्ट्स है, ये तीनों हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स है। इन तीनों को हमने फाइंड करना था, ये सी की कंपोनेंट्स है। अब अगर एक एक्सटर्नल की बात हो, वो देख लो, उन तीन कंपोनेंट्स को देख लो, एक्स का वही रिजल्ट है, वाई का ये है और जेड का ये है। अब अगर ये माइनस है, ये माइनस का क्या मतलब है, ये x1 नहीं है, ये m1 माइनस m2 है, m1 माइनस m2 है। अब क्या करना है, अगर एक्सटर्नली एक वेक्टर इसको डिवाइड करता हो तो फिर क्या है, वो इस वेक्टर के क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड पे है, उसका डायरेक्शन इस साइड, मतलब ये है, अगर इसका डायरेक्शन ये है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उस वजह से ये m2 जो है उसको हम माइनस लिखते हैं, ये माइनस माइनस माइनस। और अगर प्रूव करना हो तो फिर उसको एक्सटर्नली एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है या पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक यहाँ पे इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर उससे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये हाफ, ये जो है ओसीसी का जो पोजीशन वेक्टर है ये हाफ डायगोनल है, किसका, डायगोनल है, हाफ है किसका, पैरेललोग्राम का। अगर इसका पैरेलल वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, इसको एक्सटेंड कर लूँ, तो ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेगा, तो ये हाफ डायगोनल भी इसको हम कह सकते हैं, ये पैरेललोग्राम का हाफ डायगोनल है। लेकिन ज्यादा आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसको हमने फाइंड करना था, और ये हमारे पास क्या है, सेक्शन फार्मूला है, जो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर ये मिड पॉइंट हो तो फिर ये बाइसेक्ट, ये m1 m2 तो इक्वल भी हो सकते हैं, जब इक्वल हो तो फिर ये मिड पॉइंट है, ये बाइसेक्ट भी करता है। अगर मिड पॉइंट हो
तो फिर m1 m2 इक्वल होगा, अगर m1 b 2 सेंटीमीटर है और m2 b सेंटीमीटर है, अगर c क्या हो, मिड पॉइंट हो, c क्या हो, मिड पॉइंट हो, m1 किसकी इक्वल होगा, m2 के। फॉर एग्जांपल दोनों 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या आएगा, 2x2 प्लस 2x1, 2 प्लस 2, इसको ऐड कर ले 4, इसमें से 2 कॉमन ले ले, तो फिर क्या बनेगा, x2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो वो क्या है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, या मैं इधर लिख लूं, इसको यूज करें। पहले मैंने x को ड्रॉ, x के लिए लिखना है, बाकी आप खुद ट्राई कर ले, आप कर सकते हैं। x क्या है हमारे पास, m1 हमारे पास क्या है, m1 को मैंने 2 लिया है, 2x क्या है x2 प्लस m2 क्या है 2x1 डिवाइडेड बाय m1 क्या है 2 प्लस 2। तो इसको अगर ऐड किया जाए, यहां से 2 कॉमन लेते हैं, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे कैंसिल कर ले तो क्या आता है, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, क्या c तब मिड पॉइंट होगा। अब अगर मैं कह दूं कि ये m1 रेशो m2 जो है, थोड़े से एमसीक्यूज भी होनी चाहिए, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। एक ये हो गया, अगर m1 रेशो, रेशो का मतलब है डिवीजन, मैंने रेशो फार्मूला में एक्सप्लेन किया है डिटेल से, तो अगर मैं लिख दूं लेमडा इज इक्वल टू लेमडा m1 डिवाइडेड बाय m2 या m1 रेशो m2 इज इक्वल टू लेमडा, तो इसका क्या मतलब है कि m1 का जो रिजल्ट है वो m1 इक्वल है लेमडा के, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, ये क्या है, इक्वल है m1, m2 इक्वल है m1 के। तो यहाँ पे जहाँ पे m1 होगा वहां पे मैं लेमडा लिखूंगा, जहाँ पे m2 होगा वहां पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे 1, 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 यहाँ पे बी लेमडा, यहाँ पे 1, यहाँ पे बी लेमडा, यहाँ पे बी 1। तो ये हमारे पास इस थ्योरम के बाद एक कोरोलरी है वो बनती है, जो एमसीक्यूज में भी पॉसिबिलिटी उसकी है कि ईटक एमसीक्यूज में आ जाए। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला के मुतालिक था। नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रॉयड वाला जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।